कहते हैं मुश्किलें तमाम हो लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज ऐसे ही हिम्मत रखने वाले कुछ लोगों के लिए उम्मीद भरा दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की न्याय प्रणाली को लेकर अपने भरोसे को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मैं गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले उन पीड़ितों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आज बड़ी राहत महसूस की। तो मुख्तार के लिए मुश्किल भरे नए दिन शुरू हो गए। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कहने को तो यह एक फैसला भर है, लेकिन इस मामले को फैसले की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते 26 साल गुजर गए। इस दौरान 11 हिम्मत वाले गवाहों की गवाही हुई जिसे कोर्ट ने भरोसेमंद माना और इस बिना पर आज मुख्तार अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुख्तार इस वक्त प्रयागराज में ईडी की कस्टडी रिमांड में है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से पूछताछ हो रही है। ऐसे में अब इस गैंगस्टर के चारों तरफ शिकंजा कसता जा रहा है। आज इस खबर के हर पहलू की मैं आपको चुभने वाली बातें बताऊंगा। इसके साथ ही पूरे यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मची है कैसी सियासी हलचल, इस पर भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब कई मामलों में एक के बाद एक जांच मुश्किल होती गई, जब गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाने की राह में भी अड़चन आने लगी और उसके गिरोह का शिकंजा लोगों को डराने लगा, तब 1996 में यूपी पुलिस ने बड़ा कदम उठाया था। हालांकि इसकी फौरी वजह गाजीपुर के एसपी और 5 पुलिसकर्मियों पर कातिलाना हमला होना था। इसने पुलिस के गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। इस जानलेवा हमले के पीछे मुख्तार और उसके गिरोह के हाथ होने का शक था। तब जाकर कहीं एक गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ, लेकिन मुख्तार की धमक और धमकी के आगे इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने की राह इतनी आसान नहीं थी। अब फैसला आने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, जिसके लिए इस मामले को मुकाम तक पहुंचाना हमेशा चैलेंज रहा था। माफिया मुख्तार पर कानून का हथौड़ा। 26 साल बाद पूरा हुआ फैसले का इंतजार। अब जेल में 10 साल चक्की पीसेगा मुख्तार। न्यायालय ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास वो 5-5 लाख रुपए के दंड से देना। गैंगस्टर एक्ट के घेरे में फंस गया माफिया। इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने की। 11 गवाहों की जुबानी दर्ज हुई मुख्तार की काली कहानी। गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली के पीड़ितों के जख्म पर मरहम। आज न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया है। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आज ये फैसला दिया। नई तैयारी में मुख्तार हाई कोर्ट में लगाएगा गुहार। न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। माफिया को सजा पर गरमाई राजनीति। माफिया की उम्मीदों पर बुलडोजर।
मुख्तार के गुनाहों का फाइनल हिसाब। बात तो चुभेगी। मुख्तार पर दर्ज मामलों की फहरिस्त की गिनती में 54 तक जाकर ठहरती है, लेकिन मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज करने के लिए पुलिस को 26 साल पहले 5 मामले बेहद जरूरी लगे थे। ये मामले हत्या और हत्या की कोशिश के थे। ये माना गया कि इनमें सबूत जुटाने और गवाहों की गवाही आसान नहीं होगी, लेकिन बीते 2.5 दशक से ज्यादा वक्त का ये मुश्किल सफर आखिर मंजिल तक पहुंच गया। हालांकि इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा रही है, लेकिन इससे पीड़ित परिवारों को वास्ता नहीं, वो कोर्ट को धन्यवाद कह रहे हैं। और उसके गुर्गे भीम सिंह को सुनाई है 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा। इसके साथ ही लगाया है 5-5 लाख रुपए का जुर्माना। और विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनकी साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जैसे ही गाजीपुर की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मुख्तार अंसारी के चेहरे पर 12 बज गए। यूं तो गाजीपुर के कोतवाली थाने में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर केस 26 साल पहले 1996 में दर्ज हुआ था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए जिन 5 मामलों को आधार बनाया गया वो 1996 से भी पहले के हैं। साल 1988 में वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में हुई राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप, गाजीपुर कोतवाली में दर्ज वशिष्ठ तिवारी और माला गुरु हत्याकांड, साल 1991 में वाराणसी में हुई अवधेश राय की हत्या का आरोप, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या का आरोप, 1996 में गाजीपुर में एडिशनल एसपी और 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का मामला। हत्या और हत्या की कोशिश के इन 5 संगीन मामलों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जो 11 गवाहों की हिम्मत भरी गवाही के बाद अंजाम तक पहुंचा है। कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। मुख्तार के वकील ने तमाम दलीलें दी, मुख्तार के पुरखों के इतिहास का हवाला दिया। कहा गया कि मुख्तार अंसारी के दादा ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। नाना नौशेरा युद्ध के नायक थे। मुख्तार के वकील की गुहार थी कि कोर्ट इसे ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा सुनाए, लेकिन मुख्तार के वकील की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि सम्मानित और समृद्ध परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी के क्राइम करने की कोई वाजिब वजह नहीं है, सिवाय अपराध की सोच के। गैंगस्टर केस के तहत शामिल सभी 5 केस में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या सुर्खियों में रही है। अगस्त 1991 में हुए हत्याकांड में अभी निचली अदालत में ट्रायल जारी है। इस बीच गैंगस्टर एक्ट में इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर अजय राय ने संतुष्टि जाहिर की है। आज गाजीपुर न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। गैंगस्टर में जो पुराना मामला चला आ रहा है, मेरे बड़े भाई अवधेश राय जी हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर लगाया गया, उसमें उसको सज़ा सुनाई गई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। निश्चित तौर से ये मामला काफ़ी पुराना है और हम लोग बहुत दिन से आस लगाए थे कि इस मुकदमे में
जल्द से जल्द फैसला आएगा। हालांकि एक खास बात ये भी है कि गैंगस्टर केस के तहत शामिल किए गए 5 में से 4 मुकदमों में निचली अदालत से मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है, जबकि अवधेश राय हत्याकांड में ट्रायल चल रहा है, जिसे आधार बनाकर मुख्तार अंसारी का परिवार एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। हम लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका हम सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अपील में पूरा न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी की धमकी और धमक से डरकर भले कई मामलों में गवाह मुकर गए हों, लेकिन गैंगस्टर के इस मामले में अगर 11 गवाहों ने हिम्मत न दिखाई होती तो मुख्तार के गुनाह का हिसाब यूं अंजाम तक शायद ही पहुंच पाता। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को योगी सरकार पंजाब से यूपी लेकर आई थी, जिसके बाद से ही लखनऊ से गाजीपुर तक दर्ज मुकदमों से तेजी से सुनवाई हो रही है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल पहुंचाने के बाद इसी साल 21 सितंबर को मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा हुई थी। 21 सितंबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। जेल की चारदीवारी की जिंदगी क्या होती है, ये मुख्तार ने तब समझा जब उसकी पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में वापसी हुई और अब उसे एहसास होगा कि सश्रम कारावास की सजा क्या होती है। मुख्तार इस वक्त ईडी की कस्टडी रिमांड पर है और ईडी की टीम उससे अपनी कंपनियों से अवैध फंडिंग के मामले में पूछताछ में जुटी है। मुख्तार को इसके लिए प्रयागराज लाया गया है। इस वजह से मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी करवाई गई। जैसे ही मुख्तार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुख्तार पर कुल 54 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 5 केस को आधार बनाकर उस पर 1996 में गैंगस्टर लगाया गया था। दरअसल 1996 में मुख्तार अंसारी बसपा का जिला अध्यक्ष था। इसी दौरान उस पर गाजीपुर के एडिशनल एसपी और 5 पुलिस वालों पर हमले का आरोप लगा था। वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध 5 आपराधिक मामलों के आधार पे गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे का विचारण के बाद जिनकी साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास वो 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अवधेश राय हत्याकांड का केस भी काफी सुर्खियों में रहा था। लंबे वक्त बाद भी मुख्तार इस केस में चैन की सांस ले रहा था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट में फैसले ने उसकी उम्मीदों पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि चेतगंज क्षेत्र की घटना और इसके साथ 5 अन्य घटनाओं में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। चेतगंज क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ये घर वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय का है। अगर बात करें तो अजय राय और इसके साथ उनके भाई अवधेश राय यहीं पर 3 अगस्त 1991 ये वो दिन था जहां पर ये घर के सामने वो लोग खड़े थे और कहा यह जाता है कि हल्की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के दौरान एक गाड़ी यहाँ रुकती है और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें अजय राय के भाई अवधेश राय की मौत होती है और इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया जाता है। निश्चित तौर से ये मामला काफ़ी पुराना है और हम लोग बहुत दिन से आस लगाए थे कि इस मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला आएगा, पर सरकार उदासीनता के कारण सरकार ने जो उदासीनता दिखाई इस नाते इतने दिन मुकदमा चला। पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। आज न्यायपालिका ने ये आज फैसला सुनाया है। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आज ये फैसला दिया। साफ है कि अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ने वाली है। एक तरफ उसे ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब सख्त सजा भुगतने की घड़ी भी
आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर कोर्ट की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने से पहले मुख्तार बेचैन नजर आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने ईडी के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि गाजीपुर के कोर्ट का फैसला आने तक उससे पूछताछ न की जाए। इसे मानते हुए ईडी के अधिकारियों ने सजा के ऐलान तक उसे पूछताछ से राहत दी। दरअसल मुख्तार से बुधवार देर रात शुरू हुई पूछताछ गुरुवार सुबह 4:30 बजे तक जारी रही थी। इसके बाद मुख्तार को पूरी नींद नहीं आई। उसने फैसला आने से पहले सुबह से कई बार इबादत की, तस्बीह पर तिलावत की, सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मुख्तार खुद को बरी किए जाने के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन गुनाहों का हिसाब भारी पड़ा और अदालत ने उसे 10 साल के सश्रम कैद की सजा सुना दी। इसमें सीबीसीआईडी जांच कराई गई। सीबीसीआईडी के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लिखा है कि आरोप पत्र में डीएम महोदय का सैंक्शन के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने चार्जशीट को अनुमोदन और सैंक्शन करने से मना कर दिया। जबकि 1986 में जब रूल्स बना है, गैंगस्टर रूल्स, उसमें ये प्रोविजन है कि बिना डीएम के सैंक्शन के चार्जशीट गैंगस्टर में न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता है। एक तरफ मुख्तार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजिल रजा की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में ये आदेश जारी किया। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में, जबकि सरजिल रजा प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब 23 दिसंबर तक दोनों न्यायिक हिरासत में रखे जाएंगे। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी। 23 दिसंबर को इस मामले में मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड भी खत्म होगी। तीनों को उसी दिन प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर खास बात, उसकी सजा से जुड़ी हर खास बात आपको बता दूं, जिसे सिलसिलेवार ढंग से जानकर आप इस केस की पूरी गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। सजा से जुड़ी हर बात। मुख्तार पर कुल 54 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिर्फ 5 मुकदमों को बनाया गया था गैंगस्टर लगाने का आधार। गाजीपुर के मामले में 2 वाराणसी और 1 चंदौली का मुकदमा है। गैंगवार और संगठित अपराध पर रोक के लिए बना था गैंगस्टर एक्ट। 1986 में लाया गया था गैंगस्टर कानून। कुख्यात अपराधियों पर एक्शन के लिए इसे लगाया जाता था। गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में कुल 2 आरोपी थे। आरोपी नंबर 1 मुख्तार अंसारी, आरोपी नंबर 2 भीम सिंह। 26 साल तक सुनवाई में 11 गवाह पेश हुए। गवाही और सबूत को कोर्ट ने विश्वसनीय माना। इसी आधार पर मुख्तार और भीम सिंह को 10-10 साल की सजा हुई। मुख्तार पहले से ही जेल में बंद है। भीम सिंह जमानत पर था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने कस्टडी में उसको भी लिया। तो ये इस सजा से जुड़ी हुई हर बात हमने आपको बताई। मुख्तार पर जिन 5 मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, उसे यहां जान लेना बेहद जरूरी है। इसका वास्ता 3 जिले वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली से है। गैंगस्टर एक्ट के 5 मामले हैं। पहला, राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा नंबर 410/88, धारा 302, थाना कैंट, वाराणसी। दूसरे मुकदमे की अगर बात करें तो वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88, धारा 302, थाना कोतवाली, गाजीपुर। तीसरे की अगर बात करें, तीसरे मामले की, तो अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91, धारा 149, 302, थाना चेतगंज, वाराणसी। चौथा मामला क्या था? कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या मुकदमा संख्या 294/91, धारा 307, 302, थाना मुगल सराय, चंदौली। एसएसपी और 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मुकदमा संख्या 165/96, धारा 148, 307, 332, थाना कोतवाली, गाजीपुर। इन्हीं 5 मामलों को जोड़ा गया और उसके बाद गैंगस्टर मुख्तार पर लगाया गया था, जिस पर आज फैसला आया है। तो बहरहाल तो बात थी मुख्तार अंसारी और उसकी सजा से जुड़ी
खबर के हर पहलू की। और अब बात निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के मसले पर फंसे हुए पेंच की करते हैं। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सपा और भाजपा में निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। भाजपा का आरोप है कि सपा नहीं चाहती कि निकाय चुनाव समय पर हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, उनकी तैयारियां पूरी नहीं हैं, इसलिए अड़ंगा लगाया जा रहा है। भाजपा के इस आरोप पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला पलटवार किया है। और नगर निकाय से सरकार भाग रही है, क्यों? डेंगू वहीं फैल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। उनकी कोई तैयारी नहीं है और वो चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं। हो सकता है उसी कारण ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर केस हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में है और बाहर सपा और भाजपा में आर पार की जंग छिड़ गई है। भाजपा की ओर से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि सपा नहीं चाहती कि निकाय चुनाव वक्त पर हो, इसलिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछालकर अड़ंगा लगा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तैयार है, समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कई लोग, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी रही है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। निकाय चुनाव करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी कहीं भी किसी भी सरकारी काम में दखल नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं का ठीकरा अगर समाजवादी पार्टी पर फोड़ती है तो उसकी सोच की वजह है। नगर निकाय चुनावों की तारीखों पर ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सीटों के रिजर्वेशन में ओबीसी आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के मानकों को पूरा नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव भी साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि सरकार की ओर से सीटों के रिजर्वेशन में मनमानी की गई है। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे। पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला। जो SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला। अखिलेश के इसी बयान पर अब एक एक कर भाजपा नेता उन पर हल्ला बोल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो स्टे दिया है उन्होंने, इससे जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का रास्ता प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक दूसरे दलों के चुनाव को प्रभावित करने वाला विषय है, उनकी कोई तैयारी नहीं है और वो चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाने से घबरा रहे हैं और हो सकता है उसी कारण ये सारी परिस्थिति। दरअसल नगर निकाय के लिए आरक्षण का जो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें सबसे ज्यादा आपत्तियां ओबीसी आरक्षण को लेकर है। आरक्षण के फाइनल ड्राफ्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 17 निगमों में महापौर की 4 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। 200 नगर पालिकाओं में 18 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के 545 पदों में से 147 पद ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। कोर्ट में दाखिल याचिका और विपक्ष के सवाल इसी आरक्षण व्यवस्था पर है, जिस पर भाजपा और सपा में ठन गई है। भाजपा का दावा है कि हमारी जीत तय है, इसलिए सपा में इतनी घबराहट है, जबकि सपा कह रही है कि निकाय की जंग में भी हम जीत कर रहेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव में सदैव भारतीय जनता पार्टी पहले से भी जीतती रही है और पिछले चुनाव में भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जो 2 बची थी वो भी हम लोग 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिस तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। 2024 में इनका बोरिया बिस्तर बंधेगा और देश की सत्ता से इनकी विदाई।
उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर है, भाजपा पर आरोपों की बौछार कर रही है। अब हाईकोर्ट मुकदमा हो गया है, 20 तारीख तक के लिए स्टे हो गया है। मुझे उम्मीद है कि वो स्टे चलेगा, क्योंकि जो भी उन्होंने आरक्षण वगैरह की व्यवस्था बनाई है सब एकदम फर्जी है, पक्षपातपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, इसलिए उनको न्यायालय का भी जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल ओबीसी आरक्षण का मसला हाई कोर्ट के सामने है। 20 दिसंबर को इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद ही साफ होगा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी और निकाय चुनाव कब होंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, तवांग में चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। इस बीच भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उछाला है। लोकसभा में आजमगढ़ से सांसद निरहुआ ने सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस रेजिमेंट के गठन और सीमा पर तैनाती से सेना का शौर्य और बढ़ेगा। बता दें कि अहीर रेजिमेंट का मुद्दा नया नहीं है। निरहुआ से पहले अखिलेश यादव भी कई बार इसकी मांग कर चुके हैं। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। एलएसी पर खुराफात करने वाले चीन के होश ठिकाने लाने के लिए भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। आजमगढ़ के भाजपा सांसद निरहुआ का ये बयान तब चर्चा में आया जब तवांग क्षेत्र में चीन की हरकत पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान निरहुआ ने बताया कि अहीर रेजिमेंट के गठन से सेना का शौर्य और बढ़ेगा। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। निरहुआ जिस आजमगढ़ से सांसद हैं, वहां के 18 लाख वोटरों में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख से भी ज्यादा है। आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस साल जून में हुए लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ ने यहां से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराकर सबको चौंका दिया। यूपी में यादव वोटरों की तादाद 9 से 10% के करीब है। ऐसे में निरहुआ के अहीर रेजिमेंट की मांग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। दिलचस्प बात यह है कि सेना में अलग से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग सपा पहले से करती रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ऐसी ही मांग उठा चुके हैं। मैसेज कहें तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वहीं इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा सांसद की तरफ से की गई ये मांग सिर्फ मांग बनकर रह जाती है या इसे गंभीरता से लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं, पीलीभीत एनकाउंटर केस में 43 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला है। 43 दोषी पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई है। 7 साल की सजा सुनाई गई। 1991 में 10 सिख तीर्थयात्रियों का हुआ था एनकाउंटर। पुलिस ने आतंकी होने के शक में यह एनकाउंटर किया था। 10 सिखों को बस से उतारकर एनकाउंटर कर का आरोप लगा था पुलिस पर। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े होने का दावा पुलिस ने किया था। अदालत ने कहा कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। 2016 में सीबीआई कोर्ट ने भी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आप देखिए 2016 में सीबीआई कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला, 43 दोषी पुलिसकर्मियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 10 सिखों के फर्जी एनकाउंटर का यह पूरा मामला था।
निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के दफ्तरों में दावेदारों की भीड़ बढ़ रही है। वाराणसी में महापौर की सीट के लिए भाजपा में दावेदारों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि समाजवादी पार्टी से महापौर की सीट के लिए टिकट मांगने वालों का आंकड़ा 18 को छू रहा है। इन आंकड़ों ने दोनों दलों के लिए प्रत्याशियों के चयन के मोर्चे पर चुनौती बढ़ा दी है। इस बीच आगरा में भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर टिकट पार्टी की सक्रिय महिला कार्यकर्ता को ही मिलेगा। सीट 1 दावेदार अनेक। शहर शहर नगर निगम को लेकर मची खींचतान की यही कहानी है। सबसे पहले वाराणसी की जमीनी हकीकत जान लीजिए। वाराणसी में महापौर की सीट के लिए भाजपा में टिकट के दावेदारों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। इनमें मौजूदा महापौर मृदुला जायसवाल के साथ ही अशोक चौरसिया, सुधीर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर राव के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये टिकट के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सामान्य सीट हुई थी तो मुझको लगता है कि मैं भी शहर में अच्छा काम करता हूं। सारे हनुमान मंदिरों में हमने हनुमान चालीसा करा दी, स्कूलों में हनुमान चालीसा हो रही है। हम काशी विश्वनाथ के मुकदमे में वादी हैं। हम ही ने आंदोलन शुरू किया जिसमें आदि विश्वेश्वर अवतरित हुए हैं। तो हमको भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पार्टी में आवेदन किया है, हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं, आवेदन किया है। वाराणसी मेयर की सीट पर 1995 से भाजपा का कब्जा है। भाजपा नेताओं को भरोसा है कि इस बार भी जनता उनकी पार्टी के उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा जताएगी, इसलिए दावेदारी की होड़ तेज है। जब से नगर निगम बना तब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के मेयर सीट पर कब्जा रहा है और इस बार जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके नामों की चर्चा कहीं न कहीं जो नेता हैं, जो उच्च पदों के लोग हैं, उनके लिए भी संशय का विषय पैदा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह बनारस आने वाले हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इस पद को, जो मेयर का पद है, उसे लेकर जो दावेदारी है, उसे लेकर जो मचाया हुआ घमासान है, उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सबको खुश रखने की है, जिससे चुनावी माहौल में मतभेद की स्थिति ना बने। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह निकाय चुनाव से पहले काशी आ रहे हैं। संभावना है कि भाजपा संगठन के नेताओं की मेयर उम्मीदवार को लेकर उनसे भी चर्चा हो। नाम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक में सबका अधिकार है, सब लोग दे रहे हैं, लेकिन चयन की प्रक्रिया में जो लोग उसके योग्य होंगे उन पर विचार किया जाएगा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की कहानी भी अलग नहीं। समाजवादी पार्टी में महापौर की सीट के लिए टिकट मांगने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। महापौर के लिए टिकट मांग रहे ओपी सिंह को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में भी उतर गए हैं। पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, यह सीधे सीधे जनता इससे प्रभावित है और जनता मन बना ली है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी निगम चुनाव के मैदान में जाएगी। इसके साथ ही मनोज राय धूपचंडी और लक्ष्मीकांत मिश्र और किसमिस गुरु का नाम भी सपा की तरफ से दावेदारों की चर्चा में ऊपर है। अब सवाल है कि सबको खुश रखकर एक उम्मीदवार पर अंतिम मुहर लगाने के लिए सपा क्या कदम उठाएगी। वाराणसी हो या फिर आगरा, निकाय चुनाव के लिए टिकट के दावेदारों की बढ़ती भीड़ भाजपा के लिए चुनौती बढ़ा रही है। आगरा में भी टिकट के लिए कार्यकर्ताओं की दफ्तर परिक्रमा जारी है। जैसे कार्यकर्ताओं का, हम लोगों का स्वभाव है कि हर कार्यकर्ताओं को अपना आवेदन करने के अधिकार है और हर कार्यकर्ताओं के बीच अपना समन्वय है कि जिसको भी अपना टिकट मिलेगा वो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। उसी नीति पे पार्टी ने सभी लोगों से आवेदन मांगे हैं, जो भी क्योंकि कार्यकर्ता हमारे घर घर जा करके संपर्क करना, उनके लोगों की चिंता करना, चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 और 365 दिन काम करती है। ये कोकर मुत्ते की तरह एक दिन में उगने वाली पार्टी नहीं है। इसके कार्यकर्ता भी वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो 24 घंटे पार्टी को देते हैं। आगरा में हर बदलते दिन के साथ भाजपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए भाजपा ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर विशेष शर्त लगा दी है। शर्त है
कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर टिकट महिला कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है आवेदन तो दे रहा है, साथ में ये भी कह रहा है जिसको भी टिकट दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा तो दूसरे को दिया जाएगा, जिसको भी दिया जाएगा हम सब उसको विजयी बनाने का काम करेंगे। मतलब भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर कोई कार्यकर्ता अपनी पत्नी के लिए टिकट न मांगे। टिकट के लिए इस शर्त पर भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने जो मूल कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने दिन रात पार्टी के लिए अपने रक्त से सींचा है जिस पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के। अब बात कानपुर की, जहां टिकट के लिए दावेदारों की बढ़ती संख्या ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच भाजपा ने एक नया कार्ड चला है। सपा की तरफ से विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ सख्त पुलिस एक्शन को भुनाया जा रहा है। भाजपा ने इसकी काट के लिए पसमानदा पासे को आगे बढ़ा दिया है। अब पार्टी यहां पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन कानपुर के जाजमऊ या फिर हलीम मुस्लिम कॉलेज में हो सकता है, जहां पसमानदा मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। हम लोग की जो तैयारी हो रही है, अभी जो चल रही है, पूरे कानपुर से चल रही है और इसमें ये पसमानदा ही सम्मेलन नहीं, ये मुस्लिम सम्मेलन होगा, क्योंकि आज बीजेपी से हर समाज जुड़ रहा है मुस्लिम का। अभी तक आप लोग पसमानदा पे फोकस करते थे, अब कह रहे हैं पूरे मुसलमानों को लेकर के आएंगे। हम पूरे मुसलमानों को लेकर इसलिए आ रहे हैं कि आज जो बीजेपी ने अभी तक सिर्फ दिया है मुसलमानों को, मुसलमानों से कुछ लिया नहीं है। कानपुर में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 5 लाख है और इस आबादी में पसमानदा मुसलमानों की संख्या करीब 30% है, जिस पर भाजपा की पैनी नजर है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे, आगरा से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ नगर निकाय चुनाव के लिए बसपा की रणनीति ने सपा और रालोद को टेंशन दे दी है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए बसपा मैदान में उतर गई है। इसी बीच मेरठ में बसपा दफ्तर में दावेदारों की बढ़ती तादाद पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही है। मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड के लिए बसपा को अब तक 400 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार बसपा पर सबकी नजरें टिकी हैं। निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने पूरी ताकत से मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में मुस्लिम और दलित वोट का उसका पुराना समीकरण यहाँ कितना चलेगा, इस पर चर्चा तेज है। इस बीच पार्टी के मेरठ दफ्तर में हलचल बढ़ी हुई है। मेरठ नगर निकाय चुनाव के लिए बसपा से टिकट मांगने वालों की लिस्ट हर बदलते दिन के साथ लंबी होती जा रही है। मेरठ के 90 वार्ड के लिए अब तक 400 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं, जबकि महापौर की सीट के लिए बसपा को 9 आवेदन मिले हैं, जिससे बसपा का उत्साह बढ़ा हुआ है। मेरठ निगम के अंदर हमारे 400 आवेदन हमारे लगभग आ चुके हैं। अच्छा, मेयर की सीट पर? मेयर सीट पर लगभग 9 के करीब हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। अच्छा, 9 आवेदन आ चुके हैं। जी जी जी। तो ये माना जाए कि मतलब लोगों की पसंद तो बीएसपी अभी भी बड़ी उसमें बनी हुई है। बीएसपी पहले भी पसंद थी और आज भी पसंदीदा पार्टी है सभी लोगों को, सर्व समाज के लिए काम करती है, इसलिए सर्व समाज की पसंदीदा पार्टी बीएसपी है। अच्छा, तो मतलब बेहद मजबूती से लड़ने जा रहे हैं चुनाव? जी जी, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा नगर निगम। निकाय चुनाव से पहले बसपा मेरठ में नुक्कड़ सभाओं के जरिए माहौल बना रही है। दलित मतदाताओं के साथ मुस्लिम गठजोड़ बनाने पर काम कर रही है। दावा है कि एक बार फिर मेरठ नगर निगम में बसपा की जीत का झंडा लहराएगा। बेहद मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जो हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष जी की जो टीम है, सब लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी नुक्कड़ सभा तो अब से नहीं काफ़ी दिन से चल रही है। तो इसलिए मजबूती से हम नगर निगम का चुनाव और नगर पंचायतों का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में बसपा का वोट गठबंधन के पाले में चला गया, जिससे गठबंधन को मजबूती मिली। लेकिन मेरठ नगर निगम में स्थिति बिल्कुल अलग है। बसपा यहाँ मजबूती के साथ मैदान में है। दूसरा, मेरठ में सपा और रालोद को निकाय चुनाव के लिए मिले आवेदनों की संख्या बसपा के तुलना में कम है। सपा को अब तक 308 आवेदन मिले हैं, जबकि रालोद को महापौर के लिए 12 और पार्षद के लिए 70 आवेदन मिले हैं। टिकट के लिए आवेदनों का यही आंकड़ा सपा गठबंधन की टेंशन बढ़ा रहा है।
देखिए, मैं नहीं समझता, ये तो खैर राजनीतिक दल हैं और बहुजन समाज पार्टी भी आपने निकाय चुनाव में तो सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, ओवैसी भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, सबके पास आवेदन भी आ रहे हैं, इसी तरह आवेदन आ रहे हैं जैसे उनके पास भी आ रहे हैं। लेकिन जैसा पिछला रिकॉर्ड है बहुजन समाज पार्टी का, उनको ये पता है भारतीय जनता पार्टी को कि अब गठबंधन और भाजपा के बीच चुनाव रहता है। सपा गठबंधन की टेंशन की एक वजह ये भी है कि अभी सपा और रालोद में ये तय नहीं कि मेरठ शहर के सियासी संघर्ष में कौन उतरेगा, जबकि बसपा पुराने समीकरणों के आसरे नई कहानी लिखने के लिए मैदान में उतरने का दम भर रही है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को रायबरेली चैलेंज दिया है। पार्टी का दावा है कि इस बार अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी हार तय है। इस दावे ने कांग्रेस को आपे से बाहर कर दिया। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर चुभने वाला बयान योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया है, जो रायबरेली से आते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर भाजपा जीत का झंडा फहराई। यूपी की जमीन पर भारत जोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। कोशिश ये साबित करने की है कि जमीन पर कार्यकर्ताओं की फौज में हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन भाजपा ने उसे सीधी चुनौती दे डाली है। एक दिन पहले कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर अभी सियासत गरमाई ही थी कि भाजपा ने कांग्रेस को रायबरेली में भी इस बार हराने का ऐलान कर डाला। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर सीधे सवाल खड़े किए और दावा किया कि यूपी में भाजपा इस बार सभी 80 सीटें जीतेगी। हाँ, निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ पहले कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में ग्राम प्रधान से लेकर के विधायक तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सिर्फ सांसद हैं सोनिया गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस और गांधी परिवार मिलकर के भारत जोड़ो का नारा दे करके देश में काम कर रहे हैं, वहीं रायबरेली छोड़ो भी दिखाई पड़ रहा है कि रायबरेली जब से सोनिया गांधी जी जीत के गई हैं वो कभी नहीं आई। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से आते हैं। उनका दावा है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, 2024 में मोदी को हरा नहीं सकता। इससे पहले भी एक नहीं, अखिलेश यादव के साथ दो नौजवान खड़े हुए थे। यूपी के दो लड़के का नारा दिया था, वो भी बूढ़े नहीं थे, वो भी नौजवान ही थे दोनों। तो उस बार कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी बूढ़े नहीं हुए हैं। भाजपा के सोनिया गांधी पर इस कदर साधे गए सीधे निशाने पर कांग्रेस बिफर उठी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा, चुनाव आने दीजिए, हम भाजपा के दांत खट्टे कर देंगे। जहां तक सवाल अमेठी और रायबरेली का है, मैं कह सकता हूं कि मैं इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने दांत खट्टे करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और उनसे कम 20 सीटें और छीनेंगे। साफ है कि अमेठी से लेकर रायबरेली की धरती तक 2024 में फिर जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, जिसकी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।